दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और YouTube मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये श्रृंखला लगातार राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों और भारतीय राजनीति में इसके पड़ने वाले असर या बेअसर के बारे में लगातार चल रही है। आज हमने ये जानने की कोशिश की, अपने विश्लेषण में आपके बीच में रखने की कोशिश की कि सरकार, संघ, पावर, ताकत, उसमें रोल क्या है संघ का, और भारतीय राजनीति में संघ इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। अगर संघ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर डर्टी पॉलिटिक्स में वो अपना योगदान क्यों देना चाहता है। ये काली टोपी वालों का मकसद क्या है, ये जरूर जानना जरूरी है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, ज्योतिष नहीं है, मौसम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन इसके अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो बहुत सी सच्चाई सामने आ जाएगी। और एक बात, ये इतिहास इस बात का गवाह है दोस्तों कि अतीत की वापसी जरूर होती है। वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, कहते हैं ना कि समय की लाठी में बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर व्यक्ति को, अपने चरम पे पहुंचने वाले व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि वो वक्त से कम डरे, क्योंकि वक्त की लाठी जब पड़ती है तो उस समय उसको पता चलता है कि हमने अपने वक्त में इसको इग्नोर किया था। आज ये पूरी जो पटकथा है, पूरी पटकथा ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर लागू होती है। 2 दशक पहले यही पटकथा उस समय के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर लागू होती थी। तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई नई चीज करने नहीं जा रहा है, लेकिन जब आप चरम पे होते हो तो आपको लगता है वो आपके साथ है, उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब आपका ग्राफ गिरता है तो आपको लगता है कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ऐसे ही कुछ आरएसएस के साथ हो रहा है। देखिए, राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण पर कोई दाग नहीं लगा सकता। हिंदू राष्ट्र उसका एजेंडा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, खुलेआम उसका एजेंडा है। लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण और हिंदू राष्ट्र की भावना को कैसे फिट किया जाए, उसके लिए उसको एक चीज चाहिए, वो है पॉलिटिकल पावर जनरेशन। तो वो जानती है कि बिना पावर के, बिना ताकत के, बिना सरकार की ताकत के वो कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए उसका समर्पण राष्ट्र के प्रति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, न कि व्यक्तिवाद के साथ। किसी व्यक्तिवाद के साथ कभी भी आरएसएस का जुड़ाव नहीं रहा। लोग सोचते हैं कि उसका जुड़ाव रहा है। दोस्तों, हम इसका विश्लेषण का जो वृहद रूप है, डिटेल्स में जाएंगे। उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर अभी तक आपने अपने दिल्ली सहारा की YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, आपका प्यार, आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। जितना प्यार, जितना आशीर्वाद आप लोगों ने पिछले कुछ समय में दिया है, निश्चित रूप से हम दिल से आपके आभारी हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं असली एजेंडे की तरफ, जो राष्ट्र का एजेंडा और आरएसएस का एजेंडा सा मिक्स है। लोग समझते हैं कि संघ मोदी के साथ था, अमित भाई शाह के साथ था, लेकिन लोगों को इस बात की बड़ी गलतफहमी है। मतलब कि अमित शाह, मोदी जी के साथ संघ काफी जुड़ा हुआ था, संघ का कोई मकसद सॉल्व नहीं हुआ, तो आज संघ जो है उनका विरोधी हो गया है। दोस्तों, अगर आज संघ सुनील जोशी, नितिन गडकरी
वसुंधरा राजे सिंधिया पे दांव लगा रहा है, तो वो इसलिए नहीं लगा रहा है कि वो मोदी या अमित शाह का विरोधी है। संघ को जानने वाले ये जानते हैं कि संघ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति को शिरोधार्य करता है। उसकी योजना हमेशा 10 साल बाद की होती है। वो अभी 25 बीता है, 29 की तैयारी कर रहा है। 29 के बाद वो 34 के बारे में सोचा, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच ही नहीं पाएंगे, तो सत्ता में मजबूर रहते हैं, उनको तो सत्ता से मतलब है। जो बैठ गया सत्ता का सुख भोग रहा है, लेकिन सत्ता का सुख संघ नहीं भोगता है। संघ सत्ता के सुख को भुगवाने के लिए आपकी तैयारी करता है, इसीलिए वो आपका दुश्मन बन जाता है। मौके की नजाकत को समझिएगा। सॉरी, जब संघ मोदी और अमित भाई शाह की राग अलाप रहा था, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी सोचते थे कि मैंने भाजपा को खड़ा किया सॉरी, और संघ आज हमारे खिलाफ है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये नहीं था। भविष्य की नीति को लेके, भविष्य की योजना को लेकर के 2014, 2019, 2024 की योजना उसने बनाई थी 2010 में। उसमें उसने नरेंद्र भाई मोदी को आगे किया था कि ये हमारा भविष्य का नेता होगा। उसमें अटल जी, आडवाणी जी वही सोच रहे होंगे जो आज अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी सोच रहे हैं। क्योंकि आज वो जिस पड़ाव पे आ रहे हैं, वो पड़ाव अंत का है, और वहीं से एक नई विचारधारा, एक नई सोच के साथ साथ एक नई जो व्यवस्था है जिसकी भविष्य सुखद हो सके, उन लोगों को आगे करना संघ का काम है। इसीलिए संघ आज रिजिड है कि अब 2025 17 सितंबर मोदी जी 75 वर्ष के हो रहे हैं। एक ऐतिहासिक सम्मानजनक विदाई उनकी होनी चाहिए, और मार्गदर्शक मंडल में वो प्रवेश करें, वहां की शोभा बढ़ाएं, जैसे कि आडवाणी जी, मोदी जी, शांता कुमार ने किया। लेकिन ये कोई गुनाहगार नहीं थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया है। अगर आज भाजपा का नाम है तो आडवाणी जी की रथ यात्रा को कोई भूल नहीं सकता। अटल जी वो देश के प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पे सर्वसम्मति होती थी। आज मोदी जी के नाम पे सर्वसम्मति नहीं है। आज विपक्ष ये समझता है कि हम मोदी जी को दुश्मन हैं, लेकिन याद रखिए, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो रिश्ते विपक्ष से वो निभाती थी जो मोदी जी कभी नहीं निभा पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में अटल जी को भेजा था जो विपक्ष के नेता थे। ये रिश्ते थे राजनीतिक। और आज अगर सरकार का बस चले तो 100-200 केस ठोक दे राहुल गांधी के ऊपर। अंदर ही थे, सब कुछ चला गया, 24 घंटे की सरिस्ता चली गई। ये राजनीति का दायरा नहीं है। राजनीति सुखद अनुभव कराती है। आप विपक्ष के नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं। अगर संसद के अंदर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी, जैसे 10 साल में हुआ। आज सरकार को दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया है। अब समझिए, आज अगर संघ सुनील जोशी, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया को बढ़ावा दे रहा है या इन पर अब दांव खेल रहा है, जैसे मोदी और अमित शाह पे दांव खेला था आज से 15 साल पहले, तो उसका कारण यह है कि भविष्य के पौधों को तैयार कर रहा है। अगर वो चाहता है कि सुनील जोशी, जिसने 25 साल, 30 साल, 40 साल संघ और भाजपा के अंदर सिर्फ संगठन के लिए काम किया है, तो जो संगठन में इतना परिपक्व हो चुका है, उसको संगठन का मुखिया बना के हिंदुस्तान के अंदर क्यों ना खड़ा किया जाए। इसीलिए संघ चाहता है कि सुनील भाई जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वसुंधरा राजे सिंधिया वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। उनको अहम जानकारी, अहम पद निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। एक महिला है, हम 33% जो है विजय सिंह की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वसुंधरा जी लगातार हाशिए पे डाली गई हैं। किसके कारण? जो शीर्ष नेतृत्व आज का, उसके कारण। उनकी क्षमता का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, उपयोग करिए, संघ ही चाहता है। नितिन गडकरी के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके अंदर वो सर्वसम्मति की जो झलक है, जो कभी अटल जी के अंदर हुआ करती थी, वो आज किसके अंदर है?
नितिन भाई गडकरी के, क्योंकि नितिन जी ने खुद अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जब 3-0 की सरकार बननी थी उस टाइम कई विपक्ष के नेताओं ने, कुछ भाजपा के नेताओं ने अंदर खाने यही इच्छा जाहिर की कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हो तो हम आपका बाहर से सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन पार्टीज ने कहा। और इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन गडकरी से किसी भी नेता को, किसी भी विपक्षी नेता को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक सच्चाई है, 10 सालों के अंदर अगर विकास की यात्रा किसी ने वाकई शुरू की है या विकास के पथ पर चला है तो पूरे इंडिया के अंदर नितिन गडकरी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। नितिन गडकरी वो व्यक्ति है जो कभी भी मीडिया के जंजाल में नहीं फंसता। कभी आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा होगा, कभी उसको चैनल बैठ के वाहवाही लूटते नहीं देखा होगा। वो जमीन का आदमी है, क्योंकि संगठन में जमीन का आदमी रहा है और जमीन का आदमी आज भी है। वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका को हिला दिया था कि हम गन्ना के रस से पेट्रोल बना देंगे। आज जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, ये सोच उस व्यक्ति की उस समय थी। तो नितिन गडकरी ऐसे व्यक्ति को संघ आगे लाना चाहता है। अब दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये है कि मोदी जी या मोदी जी की जो पूरी फर्म है वो ये सोच रही कि आज संघ लगातार गलत चीज कर रहा है, उसने मोदी जी के खिलाफ काम कर। ऐसा नहीं है, संघ मोदी विरोधी नहीं है, लेकिन मार्गदर्शक मंडल बनाया किसने? मोदी जी, अमित शाह पार्टी ने बनाया। क्योंकि अगर ये मार्गदर्शक मंडल नहीं बनता तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च निछावर किया और उसी व्यक्तित्व के कारण भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बनने की कीमत, ना बनने की कीमत उन्होंने चुकाई, जबकि उंगली पकड़ करके उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को राजनीति में आगे लाया। जिस टाइम गुजरात की कांड हुआ था, मैं दोस्तों आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यहां पर सत्ता सुख को साइडलाइन किया जाना चाहिए और राजधर्म का पालन किया जाना। राजधर्म का पालन का मतलब बहुत साफ था कि नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दीजिए। ये इशारा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा था कि मोदी को कोई नहीं हटाएगा, मोदी हमारे एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने की बात करीब पहुंचे, उसके पहले ही ये मार्गदर्शक मंडल का जाल बुन दिया गया और आडवाणी जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और नरेंद्र भाई मोदी संसदीय बोर्ड के नेता हो गए। तो दोस्तों, उस टाइम लोग सोच सकते थे कि संघ जो है आडवाणी का विरोधी है, इनका विरोधी। ऐसा नहीं था। देखिए, ये बात तय है कि संघ की भी अपनी थोड़ी दिक्कत है। संघ जब भी किसी व्यक्ति को भाजपा के सहारे करता है, चाहे वो संघ और पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए भेजता है या भारतीय जनता पार्टी में अहम संगठन की भूमिका के लिए भेजता है, तो वो व्यक्ति उसी में का मुरीद हो जाता है। वो 7 स्टार की जो पद्धति है उसमें विलीन हो जाता है। वो संघ की परिभाषा, संघ की डिफिनेशन, संघ की पद्धति और संघ की कार्यप्रणाली को भूल जाता है। फिर उसकी आबो हवा बिल्कुल भाजपा वाली हो जाती है। संघ की दिक्कत है। संघ चाहता है कि जमीन का व्यक्ति वहां भी जमीन का बना रहेगा, तभी संगठन सही मायने में काम कर पाएगा। अब देखिए, चाहे वो अध्यक्ष की बात हो, चाहे बदलाव की बात हो और चाहे नितिन गडकरी को देश के प्रधानमंत्री बनाने की बात हो, जो अंदरखाने चल रही है, बहुत सी चीजें भी आएंगी, लेकिन असली निगाह अब संघ की कहां पे है? 8 अक्टूबर को अगर भाजपा आला कमान की निगाह है तो संघ की उससे तीखी नजर है। 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और अगर यहां पर भाजपा जीतती है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो संघ की जुबान तीखी हो जाएगी, संघ की वर्किंग और तेज हो जाएगी। और अगर भाजपा बाई चांस जीत गई तो संघ को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। जैसे सर्वे आ रहे हैं, जैसी रिपोर्ट आ रही है, उसमें निश्चित रूप से है कि 2 नहीं बल्कि 4 स्टेट के अंदर भाजपा की नैया डूब रही है और हो सका तो बहुत हुआ तो 3-1 का फासला होगा, लेकिन शायद झारखंड बच जाए, उम्मीद वहां भी नहीं है, वरना महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर भाजपा के हाथ से जा चुका है। बाकी मध्य प्रदेश जैसा खेल कहीं भी हो जाए तो कुछ भी नहीं कह सकते।
ऐसे में संघ अपनी योजना के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो चाहता है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही संगठन की, उसको मजबूती से उसका पालन करें। राष्ट्र के प्रति उसका अपना एजेंडा है और वो जो 100 साल का एजेंडा बना के चलता है, उस एजेंडे को कैसे साबित करना है, उस एजेंडे की वर्किंग को कैसे आगे प्रोसीड करना है, ये सब की योजना सरकार की ताकत से ही चलती है। अगर सरकार से उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या करेगा? अब देखिए, संघ की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, संघ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ सकता। आज संघ तमाम अपमानों को सह करके भी क्यों भाजपा के पीछे खड़ा है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर उसको अपने एजेंडे को सेट करना है तो उसको भाजपा की सरकार सत्ता में रहना ही पे ही काम हो पाएगा उसका, वरना सत्ता परिवर्तन हुआ, सबसे पहला हमला जो है वो आरएसएस के ऊपर होता है, भाजपा के ऊपर नहीं होता। कल अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में कभी बन जाती है तो पहला वार जो होगा सरकार का वो संगठन के खिलाफ होगा, संघ के खिलाफ होगा। भाजपा तो ऑपोजिशन लीडर पार्टी बनी रहेगी, चलती रहेगी पॉलिटिकल पार्टी बन करके। इससे संघ इस बात को जानता है, इससे संघ कभी कभी ऐसे फैसले लेने के लिए सरकार को विवश कर रहा है जिससे कि भविष्य की सरकार बनी रहे। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है। विपक्ष पहले से बहुत मजबूत हो चुका है, जनता में उसका विश्वास बढ़ रहा है, राहुल गांधी का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों के अंदर, इसलिए इतना आसान नहीं है 2029 तक पहुंचना। 2029 में क्या होगा तो बात की बात है। क्या ये सरकार 2029 तक ऐसे रन कर पाएगी? इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए कि जैसा कि दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो संघ की गतिविधियां हैं उसका बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी कभी कभी अपने फायदे को आगे रख करके संघ को इग्नोर करना चाहती है। लेकिन यह आपको समझना पड़ेगा कि जिस सुनील जोशी को, जिस गडकरी को उठा के ला रही है, वो 1980 से संघ के लिए काम करते आए हैं एक साथ। 44 ईयर, 44 साल कोई व्यक्ति केवल संगठन में काम कर रहा है बिना किसी फायदे के, तो अगर ऐसे लोगों को मौका आप देते हैं तो संघ और भाजपा दोनों के लिए लाभप्रद है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब ये सोचा जाता है कि गुजरात लॉबी जो लॉबी है वो हाशिए पे जा सकती है अगर ये आगे बढ़े। देखिए, ये तो एक राजनीति का खेल है। अगर 14 साल 15 साल सुनील जोशी हाशिए पे पड़े रहे तो कल अगर गुजरात लॉबी का कोई नेता हाशिए पे जाता है तो इसमें कोई किसी को शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति का एक दूरगामी परिणाम तो होता है। और ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि सरकार और संगठन की इस रेस में जो सरकार के लोग हैं वो अपनी पद्धति से सरकार और संगठन दोनों को चलाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार कमजोर हुई है, आगे के चुनाव अगर सरकार को और कमजोर करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायरा और तेजी से बढ़ेगा, संगठन के अंदर उसकी पहुंच, उसकी जकड़ और तेज होगी, ग्रिप और तेज होगी, और वो चाहेगा जो चाहता है। और उसकी कोशिश यही है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी स्वयंसेवक को बना करके वो अपनी पहली अभिलाषा पूरी करे, उसके बाद सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर के तमाम चेंजेस किए जाएं। भविष्य की योजना के लिए 2029 के लिए कौन कितना सफल होगा, योजना तो सभी बनाते हैं, समाजवादी पार्टी भी बनाती होगी, डीएमके भी बनाती होगी, लेकिन सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं बनता है। उसको कैसे आप अंजाम देते हैं उस योजना को, सवाल इस बात का है। दोस्तों, आपको हमारा ये पूरा एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बार फिर पुनः निवेदन, जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डिटेल से जाके आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।